गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए अच्छी बात है। चलिए आते हैं हम लोग टॉपिक पे। लास्ट डे हम लोगों ने महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ा था। यस सर। आपने देखा था महासागरीय धाराएं दो प्रकार के बिहेवियर के आधार पर दो प्रकार की होती हैं। एक तो ठंडी जलधाराएं और दूसरी गर्म जलधाराएं। वे जलधाराएं जो भूमध्य रेखा से निकलकर ध्रुव की तरफ जाती हैं वो गर्म जलधाराएं होती हैं। यस सर। और वे जलधाराएं जो ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आती हैं वो ठंडी जलधाराएं होती हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आप लोगों ने देखा था कि जो महाद्वीप होते हैं उनका पूर्वी हिस्सा और पश्चिमी हिस्से के आधार पर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है। महाद्वीपों के जो पूर्वी हिस्से होते हैं और वो 30 डिग्री 40 डिग्री अक्षांश तक का जो एरिया पड़ता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का जो हिस्सा पड़ता है, वहां पर पूर्वी तटों पर आप लोग देखेंगे महाद्वीपों के। कल हम लोगों ने अटलांटिक महासागर के बारे में जलधाराओं के बारे में देखा था, तो मैं थोड़ा सा इसमें और मेंशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। तो जो जलधारा मैंने बताया आपको कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने वाली जलराशि जो होती है वो क्या होती है? गर्म जलराशि होती है। और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आने वाली जलराशि ठंडी जलराशि होती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा सुधार की भी जरूरत रहती है या समझने की जरूरत होती है। जैसे भूमध्य रेखा से ध्रुव की तरफ अगर जा रही है जलराशि और महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में है महाद्वीप के, ये सब अमेरिका महाद्वीप ले लेते हैं, ये उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। महाद्वीप के अगर पूर्वी हिस्से में चलेगी तो गर्म जलराशि होगी, ठीक है। और अगर महाद्वीप का, जैसे हम अफ्रीका महाद्वीप ले लें, इसके पूर्वी हिस्से में सेम इसी अक्षांश पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, जैसे कि आप जानते हैं कि 30 डिग्री तक का, 0 से लेकर 30 डिग्री उत्तर और 0 से लेकर 30 डिग्री दक्षिण के मध्य का जो हिस्सा होता है ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें अगर देखेंगे 0 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अगर हम देखेंगे तो महाद्वीप का जो पूर्वी हिस्सा गर्म जलधारा प्राप्त करता है, लेकिन सेम अगर अपोजिट स्थिति में देखेंगे तो पश्चिमी हिस्सा हमारी ठंडी जलधारा से आती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे थे फ्लोरिडा की जलधारा, एंटीलीज की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की जलधारा है, गल्फ स्ट्रीम की। इसके अलावा फिर आपने देखा यहाँ पे पश्चिमी हिस्से पे देखा था क्या? कनारी की ठंडी जलधारा देखा था। तो बस इतना ही आपके यहाँ ध्यान रखना है, मैं आगे कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो महाद्वीप का अगर पूर्वी हिस्सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का हिस्सा है तो गर्म जलधारा, और अगर महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का है तो ठंडी जलधारा। यही सेम चीजें आगे जाएंगे शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत तो 30 डिग्री से ऊपर का हिस्सा तो महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा ठंडी जलधारा, ओके, और महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा तो गर्म जलधारा, ठीक है। ये बात थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि उष्णकटिबंध का महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा अगर है तो वह गर्म जलधारा लिए रहेगा, और अगर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा है तो ठंडी जलधारा लिए रहेगा। तो बाकी चीजें हम लोगों ने देखी थी, जिन लोगों ने नहीं देखा था वो वीडियो देख लेंगे, उनको काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम लोगों ने देखा था कि प्रवाह के आधार पर जल राशियां कितनी तीव्र गति से प्रवाहित हो रही हैं, उसके आधार पर हम लोगों ने देखा था 3 प्रकार की जल राशियों को क्लासिफिकेशन किया गया था। एक तो प्रवाह, दूसरी जलधारा और तीसरी विशाल। जैसे इंग्लिश में ही कहेंगे तो प्रवाह को ड्रिफ्ट कहते हैं और जलधारा को करंट कहते हैं और विशाल जलधारा को स्ट्रीम, ठीक है। ये चीजें थी। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि क्यों ये जलधाराएं चलती हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बहुत विस्तृत रूप से चर्चा की थी लास्ट वीडियो में। मैं एक मिनट आपको फिर से उसे रिवाइज करा दूंगा। जैसे होता है क्या कि जो पृथ्वी अपने अक्ष पर जो घूमती है, यानी कि पृथ्वी की घूर्णन गति या परिभ्रमण गति के कारण से एक कारक यह हो जाता है, दूसरा कारक आपका बहुत ज्यादा मतलब जल का किसी क्षेत्र में बरसना, यानी कि जल की अधिकता। और महासागरों में जल की अधिकता कहाँ होगी? जहां पर जिन क्षेत्रों में खूब ज्यादा वर्षा होगी, और वर्षा कहाँ होती है? भूमध्य रेखा के आसपास, यानी इक्वेटर वाले क्षेत्र में, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के हिस्से में। तो यहाँ खूब ज्यादा पानी बरसता है, जलराशि ज्यादा हो जाती है, तो यहाँ से जलधाराएं चलती है, ठीक है। एक तो ये दूसरे कारण हो गए। तीसरे कारण के रूप में जो बड़े कारण आपको दिखाई देते हैं वो होते हैं हवाओं का क्षेत्र, यानी व्यापारिक हवाओं का क्षेत्र और पछुआ हवाओं का क्षेत्र। तो आपको बताया था मैंने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र मतलब 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण का हिस्सा, यहाँ पर जो जलधाराएं चलेंगी यहाँ पर व्यापारिक हवाएं या पूर्व हवाओं का प्रभाव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जलराशि उसकी कारण से भी विस्थापित होती है, चलती है। देखेंगे आप लोग तो पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएगी जलराशि, ठीक है।
और अगर पछुआ कोण के क्षेत्र में अगर हम जाएंगे यानी शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ जल राशि क्या होती है, पछुआ हवाएं चलती हैं, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध हो चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध हो, तो वहाँ पर क्या होगा, पश्चिम से पूरब की तरफ जल राशि जाएगी, हवा जहाँ चलेगी तो हवा जल राशि को लेकर जाएगी। तो ये 3 बड़े कारण थे। इसके अलावा आपका बहुत बड़ा कारण है घनत्व का कम और ज्यादा होना। जहां पर जल का घनत्व ज्यादा होगा वहां पर जल राशि बैठी रहेगी, ठीक है, और जहां पर जल का घनत्व कम होगा वहां पर जल राशि थोड़ी हल्की हो जाएगी, तो थोड़ा ऊपर उठ जाती है। ऊपर उठने के कारण और एक जगह पर घनत्व ज्यादा होने के कारण दबने के कारण से जल राशि का गमन एक निम्न घनत्व वाले से उच्च घनत्व वाले की तरफ हो जाता है, ठीक है, ये बड़ा कारण ये था। इसके अलावा अगर कारकों में देखेंगे आप लोग, मैंने जो बताया था आपको कि क्या स्वरूप है सागर तल का, यानी कि क्या उसमें कोई बड़े कटक भी पड़ते हैं उस महासागर में। अगर बड़े कटक पड़ेंगे तो उससे भी जल राशियों का इधर से उधर गमन करने में प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में वो जो महासागर है वो वहाँ पर कितने महाद्वीप की मतलब स्ट्रक्चर क्या है महाद्वीपों का, जैसे आप देखेंगे बहुत कटक हिस्सा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो उसका भी एक असर पड़ता है, क्योंकि जल राशि जब जाती है तो महाद्वीप जब मिलता है तो उससे थोड़ा सा चाहे कटक या महाद्वीप मिलता है तो उससे विचलन करके अपने रास्ते का गमन करती है। अब वो कैसे किस आधार पर विचलन करती है, अगर उत्तरी गोलार्ध से रास्ते में पड़ जाए तो दाहिने उसकी तरफ मुड़ जाएगी, और अगर राशि क्या है दक्षिणी गोलार्ध की राशि है तो अगर आगे कोई महाद्वीप पड़ जाता है तो अपने बाएं टर्न करके आगे बढ़ जाएगी। ये बड़ा कारण था। फिर उसके अलावा देखिए आप लोगों ने देखा कि ताप है ना, जल सागर की लवणता है, इसका भी जल राशियों में चलने में इसका भी बड़ा रोल होता है। जैसे बंद सागर होंगे तो वहाँ की लवणता क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी, और खुला सागर होगा तो लवणता कम होगी। तो हमेशा मैंने भी आपको बताया कि जहाँ पे लवणता कम होगी वो जल अधिक लवणता वाले क्षेत्र में जाएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे भूमध्य सागर, तो भूमध्य सागर डेफिनेटली क्या है, बंद सागर के तौर पे आपको दिख रहा है। अपेक्षाकृत आप अटलांटिक महासागर या उत्तरी अटलांटिक महासागर के बारे में देखेंगे तो हमेशा जल राशि क्या करेगी, अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की तरफ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से हर जगह देखिए, जैसे यहाँ पे लाल सागर है तो लाल सागर एक तरह से आप देख रहे हैं बंद सागर की तरफ है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो खुला सागर है अरब सागर जो आप देख रहे हैं यहाँ से जल राशि बंद सागर की तरफ चलेगी। तो थोड़ा कॉन्सेप्ट हम लोगों का रिवाइज के तौर पर ये इतनी चीजें थी। आज हम लोग देखने जा रहे हैं दो महासागरों की जलधारा आज हम लोग देखेंगे। लास्ट दिन हम लोग अटलांटिक महासागर की जलधारा देखी थी, आज हम लोग प्रशांत महासागर और हिंद महासागर की जलधारा के बारे में देखते हैं, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो आपका इक्वेटर है या विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा आपकी हमेशा जल राशि कहीं पे भी गमन होता है, जैसा कि आप लोगों ने अटलांटिक महासागर में देखा था। तो विषुवत रेखा क्या होता है, ये एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बन जाता है जल राशियों के संदर्भ में। अगर हम देखेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है, क्योंकि यह मैंने बताया था आपको कि जल राशियों के चलने में घूर्णन गति का या परिभ्रमण गति का बड़ा रोल होता है। ऊपर से बड़ी मात्रा में जल राशि का मिलना, कहीं पे प्राप्त होना यानी वर्षा का प्राप्त होना महत्वपूर्ण कारक है। तो यहाँ पर दोनों कारक आपको बड़ी मात्रा में मिलते हैं। एक तो क्या होता है, विषुवत रेखा के आसपास का क्षेत्र बहुत दिन भर में जरूर वर्षा होती है, वहां पर सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं हमेशा, तो वहां पे जल क्या होता है, वाष्प बड़ी मात्रा में होता है, और वाष्प जब ऊपर की तरफ जाता है तो उसका संघनन भी बड़ी मात्रा में होता है, पानी भी खूब बरसता है, यानी कि जल राशि का इक्वेटर के पास में अधिक मिलती है, डेली मिलती है। ऊपर से जब पृथ्वी अपनी गति घूर्णन गति करती है तो उस स्थिति में क्या होता है कि पश्चिम से पूरब की तरफ तो गमन करती है। तो पश्चिम से पूरब की तरफ जाने में क्या होता है कि उस पर कोई भी चीज स्थिर होगी तो क्या होगी, अपने बैक साइड में जाएगी, पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि पूरब से पश्चिम की तरफ कोई भी चीज होगी वो गमन करेगी। ऊपर से अधिक जल राशि तो वो गमन कर जाती है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी आगे आपको चल रहा है। यहाँ पर क्या होगा, भूमध्य रेखा के पास देखेंगे तो भूमध्य रेखा का जो क्षेत्र है ये क्षेत्र आपका है। यहाँ से क्या होगा, वही कंडीशन बनेगी, जल राशि आगे की तरफ बढ़ेगी, और आगे की तरफ बढ़ेगी तो इस जल राशि का नाम हो जाएगा। कौन सा जल राशि का चित्र देखिए कौन सी दिशा में जा रही है, ये आपका जा रही है। और पहले चित्र महासागर कौन सा है, तो ये है क्या, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। और ये क्षेत्र कौन सा है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र है। तो प्रशांत महासागर का विषुवत रेखीय जलधारा हो जाएगी, प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा। क्या स्वरूप होगा बच्चों इसका, गर्म स्वरूप होगा,
स्वरूप क्या होगा? गर्म। तो प्रशांत महासागर जैसे इसमें देखा था आप लोगों ने, अटलांटिक महासागर, ठीक है, अटलांटिक महासागर ये था और क्षेत्र था विषुवत रेखा। तो अटलांटिक महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा, उसी तरह से प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा और के स्वरूप गर्म स्वरूप होगा। ये क्या करेगी? अपना गमन करेगी आगे की तरफ। मैंने आपको बताया था जब जलराशि आगे की तरफ बढ़ती है तो आगे जो महाद्वीप पड़ेंगे उससे टकराकर उत्तरी हिस्से की जलराशि उत्तर की तरफ टर्न कर जाएगी, उत्तरी गोलार्ध की तरफ, और दक्षिण क्षेत्र की जो जलराशि होगी दक्षिण क्षेत्र की तरफ यानी दक्षिण गोलार्ध की तरफ चले जाएगी। तो यही सेम कंडीशन यहाँ पर भी होती है। यह जलराशि जब आगे जाती है तो क्षेत्र आपका ये वाला आ जाता है, ठीक है, एशिया और ऑस्ट्रेलिया वाला हिस्सा। तो एशिया और ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी हिस्सा, यह जलराशि आगे आती है, प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा आगे प्रवाहित होती है। तो दो धाराओं में बढ़ती है, एक धारा उत्तर की तरफ, दूसरी धारा दक्षिण की तरफ। तो इसी का नाम फिर क्या कर दिया जाता है? यहाँ पर उत्तर की तरफ जाएगी तो उत्तरी विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा, ठीक है, और फिर ये दक्षिण की तरफ आएगी तो दक्षिणी प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा, गर्म स्वरूप, ठीक है। इसके बाद जब ये आगे चलती है बच्चों, उत्तरी क्षेत्र की जो जलधारा है, उत्तरी गोलार्ध की जो जलधारा है, ये जाती है तो ये जाती है ताइवान के तरफ। ताइवान के तट से लेकर के ये बेरिंग जलसंधि की तरफ ऐसे अग्रसर होती है जलराशि। ये जो जलराशि है जब ये ताइवान से लेकर के ताइवान के क्षेत्र से टकराती है और ताइवान से टर्न होते हुए बेरिंग जल सागर की तरफ चली जाती है, जलसंधि की तरफ जब जाती है तो इसको ही कहते हैं क्यूराइल की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा, ठीक है, क्यूराइल की जलधारा, सॉरी। तो ये उत्तरी क्षेत्र की जो जलधारा है जो उत्तर की तरफ जाती है, ये क्या कैसा स्वरूप लिए रहेगी बच्चों? गर्म स्वरूप लिए रहेगी, ठीक है, क्योंकि विषुवत रेखा की जलधारा है, ठीक है, तो गर्म स्वरूप लेती है। ये जलधारा काफी वेगशील होती है, ताकतवर होती है और ये गर्म जलधारा होती है। इसका नाम क्या है? क्यूरोशियो की जलधारा, क्यूरोशियो की जलधारा, ठीक है। क्यूरोशियो की जो जलधारा है ये जो आपकी अटलांटिक महासागर की जो फ्लोरिडा की जलधारा थी उसी के समान की ये जलधारा ये भी आपकी है। तो क्यूरोशियो की जलधारा ताइवान के तट से जाती है तो ये यहाँ से दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा इसका सुसीमा के नाम से, सुसीमा की जलधारा के नाम से जापान सागर में चली जाती है। जापान एक तरह से कहिए क्यूरोशियो की जलधारा को दो भागों में बांट देता है। एक जलधारा जापान के पश्चिमी तट से होकर के और एक जलधारा जापान के पूर्वी तट से होकर के जापान सागर में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो जो पश्चिमी तट से जाती है उसका नाम सुसीमा हो जाता है और जो उसके पूर्वी तट से होकर के गुजरती है क्यूरोशियो की जलधारा कहलाती है, ठीक है। ये जलधारा आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर इसका अक्षांश क्या हो जाता है या किस क्षेत्र में आ जाती है, ये अक्षांश कुछ होने लगता है और ये क्षेत्र आ जाता है आपका पछुआ पवनों का क्षेत्र, ठीक है। तो पछुआ पवनों के क्षेत्र में पड़ने के कारण से यह जलराशि क्या कहलाती है? उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह के क्षेत्र में आ जाएगी, ठीक है। ये जलराशि आगे बढ़ेगी। कौन सी जलधारा है? ये क्यूरोशियो की जलधारा है। जैसा कि आपने देखा था यहाँ पे गल्फ स्ट्रीम जो जलधारा थी, गल्फ स्ट्रीम क्या करने लगी थी? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह में आ गई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह हो जाएगा, ओके। तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह जब जाएगा तो किधर को आएगा? अमेरिका के किस तट पे आएगा? अमेरिका के पश्चिमी तट पे आएगा, ठीक है। तो जब ये जलराशि अमेरिका के पश्चिमी तट की तरफ अग्रसर होती है तो यह भी दो क्षेत्रों में कन्वर्ट हो जाती है। एक इसकी एक शाखा उत्तर की तरफ जाती है और दूसरी शाखा दक्षिण की तरफ जाती है। और यह जलराशि जब आगे की तरफ जाती है तो दो हिस्सों में बढ़ने के कारण से इसके नाम भी दो तरह के हो जाते हैं। उत्तर की तरफ जाती है उसे एल्यूशियन की जलधारा, एल्यूशियन की जलधारा के नाम से जानी जाती है। और इसकी एक शाखा एल्यूशियन की जलधारा जो आगे की तरफ जाती है ये बेरिंग सागर की तरफ टर्न करती है।
बच्चों, ये बेरिंग सागर की तरफ 2 राशियां होती है। एक तो होती है, इसको यहाँ लिखें, एल्यूशियन की जलधारा, सॉरी, तो ये मैंने बताया आपको कि जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह है जब आगे बढ़ता है तो ये दो दिशाओं में कन्वर्ट हो जाता है। एक उत्तर की तरफ इसकी शाखा चली जाती है और एक दक्षिण की तरफ इसकी शाखा चली जाती है। उत्तर की तरफ जो शाखा जाती है उसका नाम हो जाता है एल्यूशियन की जलधारा, एल्यूशियन की जलधारा, और इसकी ही एक शाखा जो है अलास्का की खाड़ी की तरफ चली जाती है, ठीक है, तो उसका नाम होता है अलास्का की जलधारा, अलास्का की जलधारा। अलास्का की जलधारा को ही हम लोग किसी और भी नाम से जानते हैं, कोई बता पाएगा कौन सा नाम है? कल मैंने आपको बताया था, बताइए। ब्रिटिश कोलंबिया द्वीप का नाम सुना है? यहाँ पर इसको ही अलास्का को ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है, ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा, तो चाहे इसको अलास्का की जलधारा कहिए चाहे ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा कहिए, बात एक ही है, ठीक है। यानी कि जो उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह था इसका उत्तर की तरफ टर्न होने पर ये 2 जलराशियों में बढ़ जाती है, एक तो एल्यूशियन की जलधारा, दूसरी अलास्का की जलधारा, और अलास्का की जलधारा को ही ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा, ठीक है। देन इसके बाद में इसकी जो दक्षिणी शाखा आती है बेटा, ये क्या होता है, अमेरिका के ये पश्चिमी तट से होकर के नीचे की तरफ जाती है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे एक खाड़ी पड़ती है, कैलिफोर्निया की खाड़ी, तो ये चूंकि कैलिफोर्निया के खाड़ी के पास से होकर के गुजरती है तो इसी नाते इसको कैसे क्या कहते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा। अब आप जानते हैं जैसा कि आपने देखा था कि अटलांटिक प्रवाह जब था तो उत्तर की तरफ जितनी भी जलराशियां गई थी वो गर्म जलराशियां थी, नीचे की तरफ आने पर जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे, यानी कि मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कॉन्सेप्ट कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अगर महाद्वीप का पूर्वी हिस्सा है तो गर्म जलधारा और महाद्वीप का अगर पश्चिमी हिस्सा है तो ठंडी जलधारा। तो यहाँ पर देखिए ये महाद्वीप का पश्चिमी हिस्सा पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? यस सर। तो यहाँ पर ठंडी जलराशि हो जाएगी, तो कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है। फिर यही जलराशि जा करके आकर के मिल जाती है इसमें क्या, प्रशांत महासागरीय विषुवत में मिल जाती है। तो इसकी सर्किल आपकी कंप्लीट हुई। देखिए इस बात देख लीजिए फिर से, ये क्या हो गया, प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा आगे की तरफ जब अग्रसर होती है तो एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया के सम्मुख पहुंचने पर ये टकरा करके दो हिस्सों में बढ़ जाती है, टकरा करके कहीं बढ़ जाती है, या इसका जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र और दक्षिणी क्षेत्र यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ये प्रवाहित होती है। मैंने बताया था महाद्वीप सामने जब पड़ता है तो जलराशियां अपना स्वरूप अपनी दिशा बदल देती है। तो उत्तर की तरफ जो जाती है क्यूरोसियो की जलधारा के नाम से जाती है। क्यूरोसियो की जलधारा फिर पुनः राशियों में बढ़ जाती है, एक तो जापान के पश्चिमी तट से और जापान के पूर्वी तट से। तो क्यूरोसियो जो है जापान के पूर्वी तट से होकर के आगे बढ़ जाती है, लेकिन इसकी दूसरी शाखा सुसीमा के नाम से जापान सागर में जाकर के प्रवेश कर जाती है, ठीक है। फिर ये जलराशि आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने पर क्या हो जाता है, ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आ जाती है, और पछुआ पवनों का प्रवाह आता है तो इसी को ही कहने लगते हैं, इसी जलराशि को क्या कहने लगते हैं हम, उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह जब आगे बढ़ता हुआ अमेरिका के पश्चिमी तट के समीप पहुंचता है तो यह पुनः 2 दिशाओं में बढ़ जाता है, एक उत्तर दिशा में और एक दक्षिण की दिशा में। तो उत्तर की दिशा में जो जाता है उस जलराशि का नाम एल्यूशियन की जलधारा के नाम से वो जाना जाता है, और एल्यूशियन की जलधारा फिर पुनः 2 क्षेत्रों में बढ़ जाती है, मतलब 2 जलराशियों में बढ़ जाती है। एक तो अलास्का की खाड़ी की तरफ, ये आपका जो गहरा वाला जमीन का दिख रहा है ये अलास्का की खाड़ी है, और ये आपका बेरिंग जलसंधि मध्य है, ठीक है। तो एक तो आपका चला जाता है यहाँ पे एल्यूशियन की जलधारा के नाम से, और दूसरा जो चला जाता है वो अलास्का की खाड़ी में चला जाता है, तो अलास्का की जलधारा या ब्रिटिश कोलंबिया की जलधारा के नाम से जाना जाता है। फिर जो एक जलराशि दक्षिण दिशा में टर्न करती है, मैंने बताया था कैलिफोर्निया के तट से होकर के जाते हैं, कैलिफोर्निया की जलधारा ठंडी जलधारा के नाम से जानते हैं। तो ये सर्किल आगे कंप्लीट होती है। अब हम लोग दक्षिण की तरफ आते हैं, यानी दक्षिण की तरफ मतलब प्रशांत महासागर की जो दक्षिणी प्रवाह है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो सेम ऐसी कंडीशन होती है, क्या होती है, यही उत्तर दिशा से न चल करके यहाँ पर दक्षिण दिशा में चल रही है, कौन सी जलराशि चल रही है, ये कौन सी जलधारा है, प्रशांत महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा। दक्षिण, इसका दक्षिण जो मोड़ है वो आती है। तो दक्षिण वाला जो मोड़ में मुड़ती है जलराशि तो किस तट पे आती है बेटा, ये कौन सा महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्वी तट से होकर के
फिर आगे बढ़ती है। तो चूंकि ये जल राशि कैसी है, गर्म है, गर्म। ठीक है। तो जब गर्म है तो तुरंत, और ये क्षेत्र भी ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाला, ऑस्ट्रेलिया तक का जो क्षेत्र है, या मिड ऑस्ट्रेलिया तक का जो क्षेत्र है, ये कैसा क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर कैसे क्षेत्र, मतलब जलवायु मिलेगी गर्म वाली जलवायु, और जल राशि गर्म ही आ रही है, तो यानी कि गर्म जलधारा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पर चलने वाली जलधारा कौन सी हो जाएगी, गर्म जलधारा। ठीक है बेटा। फिर ये जैसे ही ऑस्ट्रेलिया से आगे बढ़ेगी पछुआ कोनों के क्षेत्र में आएगी, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह। तो ये फिर क्या हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा बेटा। मैंने बताया था कि जो भी प्रवाह आते हैं सिवाय उत्तरी प्रवाह को छोड़ करके, है ना, जो भी यानी पछुआ कोनों का जो क्षेत्र होगा, अगर उत्तरी पछुआ कोनों का क्षेत्र है तब वहां पे जल राशि गर्म रहेगी, और अगर दक्षिणी पछुआ कोनों के क्षेत्र में अगर आएंगे तो चूंकि यहाँ पर पूरा खुला सागर है, ठीक है, खुला सागर होने के कारण से यहाँ जल राशि, यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बेटा बंद सागर की तरफ, चाहे वो प्रशांत महासागर को ले लीजिए चाहे अटलांटिक महासागर को ले लीजिए, ठीक है, ये काफी हद तक बंद है और ये काफी हद तक इसका दक्षिणी हिस्सा खुला हुआ है। तो इस कारण से यहाँ ठंडी जल राशियां चलती हैं, तो उसके कारण से पछुआ कोनों का जो क्षेत्र होता है वो अभी ठंडा हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये क्या कर सकते हैं बेटा, ये पछुआ कोनों का क्षेत्र जो बढ़ने के कारण से यहाँ से जो राशि चलने लगती है, यानी कि एक तरह से कहिए ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा, ऑस्ट्रेलिया या पूर्वी ऑस्ट्रेलिया बेटा, पूर्वी कहिए क्योंकि पश्चिमी भी आपको पढ़ना पड़ेगा हिंद महासागर में। तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा जो है मैंने बताया आपको गर्म जलधारा है। ये जब पछुआ कोनों के प्रवाह में आती है तो इसका नाम दक्षिणी प्रशांत महासागरीय प्रवाह हो जाता है, जो कि ठंडी जल राशि है, आगे गमन करती है। आगे गमन करने के बाद बेटा ये कहाँ पहुंचेगी, ये आपकी दक्षिण अमेरिका के पास पहुंच जाएगी, और दक्षिणी अमेरिका का जो ये हिस्सा पड़ता है, ये जो कंट्री पड़ती है, ये कौन सी कंट्री पड़ती है, पेरू। पेरू पड़ती है, वेरी गुड, पेरू। तो पेरू जो कंट्री आपकी है, ये इसके तट के समीप से जैसे ही आ जाता है सामने, ये टर्न करके क्या होता है, ऊपर की तरफ जल राशि चल जाती है, क्योंकि आप जानते हैं सारी जल राशियां जो है एक सर्कल का निर्माण करती हैं। उत्तरी हिस्से की जो जल राशि है उत्तरी गोलार्ध की, वो एक सर्कल का निर्माण करती है, उसी तरह दक्षिण जलधारा जो है वो भी एक सर्कल का निर्माण करती है, ठीक है, ठीक है। तो ये दक्षिणी सर्कल का जो निर्माण करती है बेटा, फिर ये सर्कल जो यानी ऊपर की तरफ जाती है, तो पेरू के तट पर चलने के कारण से, और ये जो आपका पछुआ कोनों के प्रवाह में यानी कि उत्तरी अटलांटिक उत्तरी दक्षिणी प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र जल प्रवाह है, यह जल प्रवाह पेरू की तरफ से चलता है, तो पेरू की ठंडी जलधारा के रूप में होता है, ठंडी जलधारा। इसी को पेरू की जलधारा को ही हमबोल्ट की जलधारा भी कहते हैं। ये भी किस रूप में है, ठंडी। हमबोल्ट महोदय ने इसकी पहली बार खोज की थी, इस नाते इसको हमबोल्ट की जलधारा के नाम से जानते हैं। फिर यही जल राशि आती है बच्चों, तो कहाँ मिल जाएगी इसको, प्रशांत महासागर इसकी भी एक सर्कल कंप्लीट होगी, ठीक है। अब आप देखते हैं एक जल राशि और भी इसमें से आपको देखना है, जैसे यहाँ पर मैंने बताया था हर महासागर में अगर जल राशि जो विषुवत-रेखीय जल राशि चलती है, तो उसमें ही एक जल राशि कौन सी, विपरीत विषुवत-रेखीय जल राशि चलती है, जलधारा के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, विपरीत विषुवत-रेखीय महासागर का नाम प्रशांत महासागर की जलधारा। कैसा स्वरूप होगा, गर्म। विषुवत रेखा की जो भी जलधारा चलेगी, विषुवत रेखा लगा हुआ शब्द होगा तो कैसी होगी, गर्म जलधारा। एक चीज और इसमें देखना है, हम लोगों ने जो प्रशांत यहाँ पे प्रशांत महासागर के बारे में देखा, और क्यूरोसियो की जलधारा जो कि पछुआ कोनों के प्रवाह में आती है, यानी उत्तरी प्रशांत महासागरीय प्रवाह में आती है, तो वहां पर एक जल राशि और चलती है बेटा, जैसे मैंने क्या क्या कहा था आपको, एलिशियन की जो जलधारा है, एलिशियन की जलधारा जो आगे बढ़ जाती है, तो यहाँ पर क्यूरोसियो की जो जलधारा है अमेरिका के तटों से टकरा करके एक विपरीत शब्द नाम बजाता है, विपरीत या प्रति, दो शब्द लग सकते हैं, या तो प्रति कह सकते हैं या तो विपरीत, विपरीत क्यूरोसियो की जलधारा के नाम से जाना जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए ये जल राशि मैंने बताया आपको प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर में क्या है, पछुआ कोनों का क्षेत्र है, तो पछुआ प्रवाह क्षेत्र कह सकते हैं, या इसको क्या कह सकते हैं आप, इसको आप कह सकते हैं कि उत्तरी प्रशांत प्रवाह। तो उत्तरी प्रशांत प्रवाह
को ही न नाम लेकर के नाम देता है प्रति विपरीत क्यूरोसियो की जलधारा। तो प्रति जो है या विपरीत क्यूरोसियो की जलधारा मतलब यही जो पछुआ पवनों का जो क्षेत्र होता है, तो एक जलराशि क्या होती है यहाँ पर, जब एक जलराशि आगे की तरफ दक्षिण की उत्तर की तरफ, कोई जलराशि दक्षिण की तरफ जब टर्न कर जाती है तो यहाँ पर ये जलराशि चलने लगती है विपरीत या प्रति क्यूरोसियो की जलधारा। ठीक है, तो यहाँ पर भी जलराशि वो भी कैसा स्वरूप होगा उसकी, गर्म होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि क्यूरोसियो की जलधारा कैसी है, गर्म जलधारा, उसकी विपरीत जलधारा होगी तो गर्म जलधारा होगी। ठीक है, इतना कंसेप्ट समझ में आ गया। तो ये सारे जलधाराएं आपको इसमें जानने को मिली। कैलिफोर्निया की जलधारा आपने देखा, इसमें ठंडी जलधारा है। एक चीज और भी इसमें छूट रहा है बच्चों, हम लोगों ने देखा है यहाँ से ठंडी जलधारा है, ठंडी जलधाराओं के बारे में थोड़ा सा हम लोग उसको देख लेते हैं। एक जलधारा यहाँ से आगे जाती है जिसका नाम है बेरी जल सागर से, यानी ध्रुव की तरफ से क्या है कि भूमध्य रेखा की तरफ आती है। ठीक है, तो कौन सी जलधारा होती है, क्यूरोसियो। यहां से आती है क्यूराइल की जलधारा। क्यूराइल की जलधारा को ही हम लोग कहते हैं ओयोशियो की जलधारा के नाम से भी जानते हैं, चाहे ओयोशियो की जलधारा कहिए या क्यूराइल की जलधारा। ठीक है, दोनों। इसका बिहेवियर कैसा है, जैसा कि यहाँ पर लैब्राडोर की जलधारा थी। ठीक है, इसमें अटलांटिक महासागर में जो लैब्राडोर की जलधारा थी, सेम उसी स्वरूप के साथ हमें आपको क्यूराइल की जलधारा या ओयोशियो की जलधारा मिलती है। ये जो इसकी भी दो शाखाओं में एक बढ़ जाती है, एक तो ओखोटस सागर की तरफ चली जाती है, तो ओखोटस की ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है, और दूसरी क्यूराइल या ओयोशियो की ठंडी जलधारा। तो यहाँ पर भी जैसे बेटा यहाँ पर एक ग्रांड बैंक का क्षेत्र बना था, ठंडी जलराशि और गर्म जलराशि के मिलने से एक बड़े पैमाने पर मत्स्य उत्पादक क्षेत्र बना था, सेम यही कंडीशन क्या बनती है, प्रशांत महासागर के क्षेत्र में भी बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर भी मत्स्य उत्पादन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र आपको क्रिएट मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज तो आपको थी प्रशांत महासागर के बारे में। अब हम लोग हिंद महासागर की जलराशियों के बारे में देखते हैं। ठीक है, हिंद महासागर आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा। यस सर। देखते हैं, अब हिंद महासागर में भी कोई चीज कंडीशन सेम होगी। यहाँ पर भी क्या होगा, विषुवत रेखीय जलधारा चलेगी। ठीक है, और विषुवत रेखीय जलधारा चलेगी तो स्वरूप क्या होगा, तो इसका नाम क्या लग जाएगा, महासागर कौन सा है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा, तो हिंद महासागर की विषुवत रेखीय जलधारा जब होगी बेटा, तो हिंद महासागर की उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा, हिंद महासागर की दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा और हिंद महासागर की विपरीत विषुवत रेखीय जलधारा, तीन जलधारा मिल रही है आपको। तीनों का स्वरूप गर्म हो जाएगा। ये क्या करेगी बेटा, ये उत्तरी हिस्से में टर्न करेगी। ठीक है, तो उत्तरी हिस्से में जाएगी और दक्षिणी हिस्से में टर्न करेगी। दो ही जगहों पे टर्न करती है सारी जलधाराएं, विषुवत रेखा से 0 डिग्री से उत्तर की तरफ और 0 डिग्री से दक्षिण की तरफ। तो उत्तर की तरफ जो चली जाएगी तो उसका नाम हो जाएगा, उत्तर शब्द लग करके उत्तर विषुवत रेखीय हिंद महासागर की जलधारा, और फिर यहाँ पे दक्षिण विषुवत रेखीय हिंद महासागर की जलधारा। तो ये जब आगे बढ़ेगी, सब जो भी जलराशि मैं बता रहा हूँ विषुवत रेखा लगा हुआ तो गर्मी होगा। आगे जब ये कन्वर्ट होगी बेटा, तो ये जब आगे जाएगी तो ये जो जलराशि है, यहाँ पर आपका हवा, यहाँ पर देखिए क्या होता है ना कि जो भारत है, ये भारत आपका जो है, ये क्या है, स्थल है, यानी जो भी महाद्वीप होता है स्थल होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा और जल, मतलब महासागरों की अपेक्षा यहाँ पर ये देखेंगे बंद सागर है अपेक्षित और सागरों की अपेक्षा। तो यहाँ पर सूर्य की जो लोकेशन होता है उसकी स्थिति का एक विशेष प्रभाव पड़ जाता है। विशेष प्रभाव ये पड़ता है कि सूर्य क्या होता है कि 0 डिग्री से लेकर के 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण ही चलता है, हर जगह पे स्थिति होती है। लेकिन यहाँ पर की स्थिति ये बन जाती है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो क्या है, प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रायद्वीप पठार मतलब यानी कि चट्टानी हिस्सा है। तो सूर्य की किरणें इस पर जब 21 जून तक पड़ती हैं तो बहुत तेज मात्रा पर ये गर्म हो जाता है। ठीक है, गर्म होने के कारण ITCZ का क्षेत्र बन जाता है, यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र। आप समझिए कि निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है भारत के ऊपर। तो यहाँ पर निम्न वायुदाब, आप जानते हैं कि जहां पर भी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा वहां पर क्या होगा कि उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ हवाएं चलेंगी। तो यहाँ पर मैंने बताया ITCZ का क्षेत्र होने के कारण से देखिए होता क्या है कि व्यापारिक हवाएं हमेशा कहाँ चलती हैं कि
एक तरह से कहिए कि कर्क रेखा से विषुवत रेखा की तरफ और मकर रेखा से विषुवत रेखा की तरफ टच करती है। यानी कि व्यापारिक हवाओं का स्वरूप क्या होता है, पूर्वा हवा के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि सूर्य की स्थिति के कारण से जो व्यापारिक हवाओं का जो क्षेत्र होता है, भारत जहाँ पड़ता है व्यापारिक हवाओं के क्षेत्र में, लेकिन यहाँ पर ITCZ यानी कि बहुत ज्यादा गर्म होने के कारण से सूर्य की किरणें सीधी पड़ने के कारण से ये क्षेत्र गर्म हो जाने के कारण ITCZ का क्षेत्र बनता है, यानी निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने के कारण से हवाओं की दिशा परिवर्तित, यानी व्यापारिक हवाओं का असर यहाँ पर न देख करके यहाँ पर जो है निम्न वायुदाब के कारण से हवाओं का स्वरूप बदल जाता है। यहाँ पर हवा कैसे चलने लगती है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ चलने लगती है। तो जब हवाएं चलेंगी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, तो यह जलराशि में बच्चों आगे की तरफ गमन करेगी। तो ये जलराशि जब गमन करती है तो एक प्रवाह इसमें निकलने लगता है। इसी नाते इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम प्रवाह, प्रशांत महासागर का दक्षिण पश्चिम प्रवाह कहिए या जलधारा कहिए, जो भी कहिए आप। तो जो प्रवाह होता है तो कैसा होगा, गर्म स्वरूप का होगा। उसी तरह से जब बेटा यही जलराशि जब रिवर्स होती है, मतलब यही हवा जब रिवर्स होती है तो पुनः इस जलराशि को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ लाती है। तो वह भी जलराशि जो होती है, यानी यही जलराशि जब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आएगी तो वह भी गर्म जलराशि के नाम से जानी जाती है। तो यहाँ पर जो धाराएं पड़ते हैं, हालांकि ये आपकी हवा के कारण से हो रहा है, तो दो आप ये भी दिमाग में रखिए कि कैसी जलराशि है, गर्म जलराशि होगी। तो इसमें लगेगा आपका उत्तर पूरब प्रवाह कहते हैं, इसको प्रवाह कहते हैं या जलधारा कहते हैं, उत्तर पूर्व जलधारा। तो एक गर्म हो जाएगी। और फिर अगर इसको दक्षिण पश्चिम जलधारा कहते हैं, प्रवाह कहते हैं, तो इससे यह भी क्या हुई, गर्म। समझ आ रही बात मेरी बात से? ठीक है। ये केवल हिंद महासागर में चलती है, बाकी और किसी महासागर में ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता है। मैंने बताया कि विश्व की स्थिति और भारत का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना, ऊपर से स्थिति की यहाँ पर भारत के उत्तरी हिस्से में हिमालय का एस्टेब्लिश होना। हिमालय एक ऊंची पर्वत श्रृंखला है जो बाकी पश्चिम कोनों के प्रभाव से ये भिन्न थोड़ा क्षेत्र पड़ जाता है। इस कारण से अगर ये हिमालय न होता तो शायद अनुकूल स्थिति कुछ थोड़ी और होती। ठीक है, बाकी जैसे सारे कंट्रीज हैं उसी तरह से मिलता है, लेकिन ये स्थिति यहाँ होती है। ठीक है, तो ये तो आपका इसके संदर्भ में हो गया। अब इतनी ही जलराशियां क्यों उत्तरी हिस्से में चलती है, दक्षिण के हिस्से में देखते हैं। इसके दक्षिण के हिस्से में बेटा, किसके, हिंद महासागर के दक्षिण के हिस्से में, दक्षिणी जो हिस्सा है बेटा इसका जब आगे प्रवाहित होता है तो दक्षिण की तरफ दो हिस्सों में पड़ जाता है। यहाँ पर आपको महाद्वीप दिख रहा होगा, द्वीप दिख रहा होगा। ठीक है, द्वीप बड़ा दिख रहा होगा, ये दिख रहा है, ये मेडागास्कर दिख रहा है। तो ये जो प्रशांत हिंद महासागर का विषुवत-रेखीय प्रवाह है, इसी से टकरा करके दो दिशाओं में मुड़ जाता है। दो दिशाओं में ना कह करके दो हिस्सों में, दो हिस्सों में मुड़ जाता है। ठीक है, एक हिस्सा मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में से होकर के गुजरता है और दूसरा मेडागास्कर के पूर्व से गुजरता है। तो जो जलराशि इसकी हिंद महासागर की विषुवत-रेखीय जलधारा की जो जलराशि मेडागास्कर और अफ्रीका के मध्य से गुजरती है, इसे कहते हैं मोजाम्बिक की जलधारा, क्योंकि ये मोजाम्बिक चैनल पड़ता है यहाँ पर, तो इसे कहेंगे मोजाम्बिक की जलधारा, मोजाम्बिक की जलधारा। ठीक है, और दूसरी जलधारा एक आती है यहाँ से मेडागास्कर से करीब से, तो इसे मेडागास्कर की जलधारा के नाम से मेडागास्कर। ठीक है, की जलधारा। और जब ये मेडागास्कर की जलधारा और मोजाम्बिक की जलधारा एक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं, आगे चल करके अगुलहास की जलधारा आगे बढ़ती है, अगुलहास की जलधारा। ठीक है, क्या समझ में आया? देखिए यहाँ पर जो आपका था हिंद महासागर की विषुवत-रेखीय जलधारा दक्षिण की तरफ जब मुड़ती है तो मेडागास्कर चैनल से दो शाखाओं में विभक्त हो जाती है। एक शाखा मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से या मोजाम्बिक चैनल से होकर के गुजरती है, इस नाते मोजाम्बिक की जलधारा कहलाती है। दूसरी शाखा मेडागास्कर और हिंद महासागर के से होकर के गुजरती है, इस नाते मेडागास्कर की जलधारा। मेडागास्कर और मोजाम्बिक की जलधारा जब मेडागास्कर को क्रॉस करके आगे बढ़ती है तो फिर एक हो जाती है, संयुक्त हो जाती है, मिल जाती है, तो फिर इसको जानते हैं हम लोग अगुलहास की जलधारा के नाम से, अगुलहास की जलधारा। तो ये जो देख रहे हो बेटा, ये जो जलधाराएं हैं ये कैसे बिहेव करती हैं,
क्योंकि देखिए ये विषुवत रेखा से निकल रही है तो कैसे होगी? गर्म जलधारा। तो मोजाम्बिक की जलधारा ये भी गर्म, मेडागास्कर की यह भी गर्म, अबुलहास की जलधारा यह भी गर्म। सारी जलधाराएं गर्म हो गई ना आपकी? ठीक है। अब बेटा जब आगे जल राशि बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? कौन से प्रभाव में आ जाएगी? पछुआ हवा के प्रभाव में। तो पछुआ हवा इसको क्या करेंगे? टर्न को मोड़ देंगी कि जो जल राशि दक्षिण की तरफ आ रही थी ये चली जाएगी किधर की तरफ? पूरब की तरफ टर्न हो जाएगी। तो पूरब की तरफ टर्न होने के कारण से ये महासागर देखिए कौन सा पड़ेगा? महासागर है आपका हिंद महासागर है, ठीक है। और ये क्षेत्र कैसा पड़ता है? प्रवाह वाला क्षेत्र है, हिंद महासागर प्रवाह। तो कहेंगे और दिशा कौन सी? दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह। कैसा हो जाएगा बिहेवियर? इधर से जा रही है जल राशि ठंडी जल क्षेत्रों में, तो ठंडी जल राशि हो जाएगी। और यही जल राशि जब जाती है तो ये कौन सा महाद्वीप आपका दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया। तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट से जब होकर के जाती है तो चूंकि दक्षिणी हिंद महासागर प्रवाह जो है ये क्या है? ठंडी जल राशि है। तो यह भी आगे जब गमन करता है तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर तो ठंडी जल राशि के रूप में, तो इसका नाम हो जाता है ऑस्ट्रेलिया के ठंडी जलधारा। पश्चिमी तट पर या तट की पश्चिमी तट की ठंडी जलधारा, ऐसे कह सकते हैं कि ठंडी जलधारा, ठीक है। तो आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर गर्म जलधारा और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट पर ठंडी जलधारा। यही ठंडी जलधारा जो है आगे चल करके बेटा किसमें मिल जाती है? विषुवत जलधारा में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने बताया कि विपरीत विषुवत जलधारा में तो एक सर्किल इसका भी निर्माण होता है। तो कुल टोटल इतनी ही जल राशियां आपकी थी, ठीक है। इन्हीं में से आपको कंपटीशन में आपको क्वेश्चन जवाब मिलेंगे, मतलब मिलेंगे क्वेश्चन आपको डेफिनेटली इसी से मिल जाएंगे। तो इतने आपके लिए पर्याप्त हो गया है, ठीक है।